नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या 12 साल पहले सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों को उनके पदों से हटा दिया जाता तो कांग्रेस बच जाती? कांग्रेस की हालत इस समय फटे हुए दूध जैसी हो गई। जैसे फटे हुए दूध को कभी भी उसके पुराने स्वरूप में लाया नहीं जा सकता, वैसे ही कांग्रेस की हालत हो गई। लेकिन कांग्रेस में ऐसे लोग हैं, खास तौर से गांधी परिवार के जो वफादार हैं, वो इस सच्चाई को स्वीकार करने को तैयार नहीं। मणिशंकर अय्यर का नाम आप जानते होंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और गांधी परिवार के करीबी हैं। राजीव गांधी के बहुत करीब थे। राजीव गांधी उनको जब प्रधानमंत्री बने तो अपने पीएमओ में लाए। उस समय मणिशंकर अय्यर विदेश सेवा में थे। तब से परिवार का, उससे पहले से था, तब से परिवार से उनका नाता बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद उनकी जो ज़बान है वो उनकी सबसे बड़ी दुश्मन है। समय समय पर ऐसी बात बोलते हैं कि कांग्रेस को लगता है कि वो मुश्किल में आ गई है, उनको हटाया जाता है, फिर बहाल किया जाता है। अभी हाल के दिनों में चर्चा सुनी कि उन्होंने राहुल गांधी से कहा कि उन्हें कांग्रेस पार्टी का काम करने दिया जाए, लेकिन कोई नतीजा तो देखने में आया नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी कोई पुष्टि करने वाला नहीं है। लेकिन मणिशंकर अय्यर जिस तरह से अभी भी सक्रिय हैं, उससे अगर ऐसा कहा हो तो कोई आश्चर्य नहीं। लेकिन उनका एक छोटा सा क्लिप उनकी किताब रिलीज़ होने के बाद किसी से बात करते हुए, उससे समझ में आता है कि उनके मन में क्या चल रहा है और वो कांग्रेस के पतन का कारण क्या समझते हैं। अब मैं बताऊंगा कि उन्होंने क्या बताया है और दरअसल वास्तविकता क्या है। उन्होंने कहा कि 2012 कांग्रेस का पतन या गिरावट, जो शब्द आपको ठीक लगे, उसकी शुरुआत हुई। क्यों 2012 का जिक्र किया उन्होंने कहा 2012 में सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह दोनों गंभीर रूप से बीमार हो गए। अब आप देखिए, ये बात पूरे देश से छिपाई गई कि जो लोग सरकार चला रहे थे, एक व्यक्ति था जो प्रधानमंत्री के पद पर था, लेकिन उसको प्रधानमंत्री का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी व्यक्ति जिनको प्रधानमंत्री के सारे अधिकार थे, लेकिन वो उस पद पर नहीं थी। दोनों गंभीर रूप से बीमार हो गए थे। ये मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि उसके बाद 2 साल देश कैसे चला। तो उनका कहना है कि 2012 ने एक स्वर्णिम अवसर दिया था। तो स्वर्णिम अवसर मणिशंकर अय्यर के मुताबिक क्या है कि 2012 में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना था। तो उस समय मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बना दिया जाता और प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बना दिया जाता। ये बात कोई गांधी परिवार का या कांग्रेस का कोई नेता बोलने को तैयार नहीं होगा जो मणिशंकर अय्यर ने बोला है। किसी और नेता ने बोला होता तो अब तक बहुत बड़ा बवंडर खड़ा हो गया होता। लेकिन मणिशंकर अय्यर चूंकि ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ज़्यादा हो हल्ला हुआ नहीं। सोनिया गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष पद से 2012 में ही हटा देना चाहिए था। ये बात कांग्रेस पार्टी में आज भी कोई जो है बोलने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। उनका कहना है कि प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री पद और कांग्रेस अध्यक्ष पद दोनों को संभालने में सक्षम थे। अब वो अलग बात है कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अभी उन्हीं की बात पर रहते हैं। तो उनका कहना है अगर ऐसा हुआ होता कि प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बना दिया जाता तो 2014 के चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी के कारण हमारी हार तो होती, लेकिन वो डिज़ास्टर ना होता। डिज़ास्टर यानी 44 सीटों पर कांग्रेस ना आती। उनका दावा है कि अगर ऐसा हुआ होता तो कांग्रेस 144 सीटों पर रुक जाती। हालांकि उसकी कोई दूर तक संभावना नज़र नहीं आती, लेकिन वो पीछे की बात है। ना हम इसको साबित कर सकते हैं, न मणिशंकर अय्यर, कि अगर ऐसा हुआ होता तो फिर क्या नतीजा आता। लेकिन इतना तो तय है कि कांग्रेस पार्टी में ये बोलने की हिम्मत को, अरे जब देश का प्रधानमंत्री, और मैं मनमोहन सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पीवी नरसिम्हा राव की बात कर रहा हूँ, उन्होंने सिर्फ साप्ताहिक रूप से जो सोनिया गांधी को फ़ोन करके एक तरह की रिपोर्ट देते थे वो बंद कर दिया। तो उसके बाद क्या किया सोनिया गांधी ने उनके साथ? उनका प्रधानमंत्री के रूप में काम करना मुश्किल हो गया और उनके निधन के बाद भी
सोनिया गांधी की नफरत उनके प्रति खत्म नहीं हुई। नरसिम्हा राव कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके थे और प्रधानमंत्री भी। इसके बावजूद उनका पार्थिव शरीर कांग्रेस मुख्यालय में नहीं आने दिया गया, दिल्ली में उनकी समाधि नहीं बनने दी गई और उसके अलावा कांग्रेस के दफ्तर में उनकी फोटो नहीं लगने दी गई। सरकार की उपलब्धियों का कोई जिक्र नहीं हुआ, जबकि सबसे बड़ा काम आज़ादी के बाद आर्थिक नीति के क्षेत्र में अगर किसी सरकार ने किया तो वो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। लेकिन कांग्रेस उसका भी श्रेय लेने से इसलिए कतराती रही कि उसका श्रेय लेने के लिए उसको पीवी नरसिम्हा राव का नाम लेना पड़ेगा। वो मनमोहन सिंह के बहाने से नाम लेती थी उस नीति का कि मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव को, तो इसलिए उनके कांग्रेस के हिसाब से सारा श्रेय मनमोहन सिंह को जाता है। अब मैंने किताब तो पढ़ी नहीं है मणिशंकर अय्यर की, लेकिन अभी तक कहीं ये छपा नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है शायद ये किताब में होगा भी नहीं कि सोनिया गांधी एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई थी इस देश में। और वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी बन गई जिस दिन राजीव गांधी की हत्या हुई। उसके बाद से 1991 के लोकसभा चुनाव के बाद जब कांग्रेस अध्यक्ष और देश का प्रधानमंत्री चुनने का मौका आया तो वो चुनाव कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया, वो काम सोनिया गांधी ने किया। शायद उनको इतिहास किसी ने बताया होगा कि 1946 में नेहरू को चुनने का काम कांग्रेस पार्टी ने नहीं किया था, कांग्रेस अध्यक्ष और बाद में प्रधानमंत्री, वो काम किया था महात्मा गांधी ने। और उस समय भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बात को सुना नहीं गया था, कांग्रेस की जो प्रदेश कमेटियां थीं उनकी राय को सुना नहीं गया था। और इस बार तो न वर्किंग कमेटी की राय ली गई, न कांग्रेस की प्रदेश समितियों की राय ली गई। तो 1991 में प्रधानमंत्री कौन होगा ये फैसला सोनिया गांधी कर रही थी, जो कांग्रेस की प्राथमिक सदस्य भी नहीं थी। पहले उन्होंने डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम लिया, उसके बाद पीवी नरसिम्हा राव का नाम लिया गया। लेकिन पीवी नरसिम्हा राव ने किस तरह से काम किया, उनकी स्थिति क्या थी, ये दो किताबों से आपको पता चलेगा। एक नटवर सिंह की किताब है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ, और दूसरी हाफ टाइगर, एक आंध्र प्रदेश के सीनियर जर्नलिस्ट की किताब है। इन दोनों किताबों को आप पढ़िए तो आपको पता चलेगा कि इस देश के प्रधानमंत्री की कैसी दुर्गति की सोनिया गांधी ने, कितना असहाय और बेचारा बना दिया था। शायद मनमोहन सिंह ने वो दौर देखा होगा, याद होगा, उनको देखा ही होगा और याद भी होगा, इसलिए मनमोहन सिंह ने पहले दिन से सरेंडर कर दिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि उनके शरीर में रीढ़ नाम की चीज़ नहीं है। तो इसलिए जो सोनिया गांधी ने चाहा 10 साल 2004 से 14 के बीच में वो सब हुआ। मनमोहन सिंह की कोई हैसियत नहीं थी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद भी, और मनमोहन सिंह ने भी ये साबित किया कि सचमुच उनके शरीर में रीढ़ नाम की कोई चीज़ है नहीं। तो 2012 में अगर ऐसा होता, मान लीजिए, अभी कल्पना की ही बात है, मान लीजिए प्रणब मुखर्जी कांग्रेस के अध्यक्ष भी हो जाते और प्रधानमंत्री भी हो जाते, हालांकि ये संभव नहीं है। सोनिया गांधी को डर था प्रणब मुखर्जी से, इसीलिए 2004 में प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। तो अगर मणिशंकर अय्यर जो बात कह रहे हैं, मैं तो कह रहा हूँ अगर 2004 में प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बनाया गया होता तो शायद कांग्रेस की स्थिति दूसरी होती। लेकिन प्रणब मुखर्जी का जो आभा मंडल बनाया जाता है, दरअसल उनकी वो क्षमता थी नहीं। वो एक औद्योगिक घराने से इस कदर जुड़े हुए थे कि उस औद्योगिक घराने के लिए वो कुछ भी कर सकते थे, और उस औद्योगिक घराने का गांधी परिवार से क्या संबंध था और अब भी है, ये सबको पता है। और उस औद्योगिक घराने का जो विस्तार है, जो उसके बढ़ने की रफ्तार है और ऊंची छलांग लगाई, वो इंदिरा गांधी के समय से लगाई। उस औद्योगिक घराने के खिलाफ ज़रा सा भी हिम्मत दिखाने पर क्या होता है, ये उसका उदाहरण तो सबसे बड़ा मणिशंकर अय्यर ही है। पेट्रोलियम मिनिस्टर थे पहले कार्यकाल में मनमोहन सिंह के, उस कंपनी के पक्ष में फैसला नहीं लिया, इसलिए उनको मंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। तो ऐसे व्यक्ति को पेट्रोलियम मिनिस्टर बनाया गया जो उस कंपनी के पक्ष में फैसला ले सके आंख बंद करके, जिनका नाम था मुरली देवड़ा।
वो सब अतीत की कहानी है। लेकिन इतना तो तय है कि अगर 2012 में प्रणब मुखर्जी प्रधानमंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष दोनों बन गए होते, तब भी कांग्रेस का कुछ नहीं होने वाला था। कांग्रेस का पतन तो 1991 के बाद ही शुरू हो गया था। वैसे तो शुरुआत तो उसकी जो है आप कहें तो 1986 में बोफोर्स घोटाला सामने आने के बाद ही हो गया था, और 1989 यानी 1989 के लोकसभा चुनाव में जो नतीजा आया उसी ने बता दिया कि कांग्रेस अब नीचे ही जा रही है, ऊपर नहीं आएगी। और वो दिन और आज का दिन, 1984 में जो 412-14 सीटें मिली थीं कांग्रेस को, कांग्रेस वो 400 तो छोड़िए, कभी 272 के आंकड़े के पास भी नहीं पहुंच पाई। और इतने सालों में, 40 सालों में सिर्फ 2 बार 200 का आंकड़ा पार कर पाई। एक 1991 में जब राजीव गांधी की हत्या से सेकेंड फेज में सहानुभूति का वोट मिला कांग्रेस पार्टी को, तो 242 सीटें कांग्रेस को मिली। उसके बाद फिर 2009 में 206 सीटें मिली थी। उसके अलावा कभी कांग्रेस 272 की बात छोड़िए, 200 भी पार नहीं कर पाई। तो कांग्रेस का पतन, उसकी शुरुआत अगर फिर उस तारीख को भी न मानना चाहें, एक नई तारीख आप चाहते हो, तो 1999 में शुरू हुआ, जब कांग्रेस के निर्वाचित अध्यक्ष सीताराम केसरी को धक्का देकर अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। उनको कांग्रेस मुख्यालय में ही बाथरूम में बंद कर दिया गया। वृद्ध व्यक्ति थे, वो कोई पहलवान नहीं थे, वो मुक्केबाज नहीं थे, वो कैशियस क्ले नहीं थे, दारा सिंह नहीं थे। वैसे भी क्या करते, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ बोल सकते थे। वो भी अवसर नहीं दिया गया और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बना दिया गया। तो एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी को पहली बार पद दे दिया गया, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने के लिए। लेकिन ये पार्टी के मामले में, सरकार के मामले में भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल बनाने की कोशिश हुई। इस बात का जिक्र तो बहुत बार कर चुके हैं, बहुत विस्तार से हो चुका है कि वो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बन पाई। 1999 में ही सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनना चाहती थी, लेकिन एपीजे अब्दुल कलाम ने उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। उसकी कहानी मैं बता चुका हूँ, कभी सोनिया गांधी पर अलग से बात करूँगा तो उसका भी विस्तार से उसका जिक्र करूँगा। तो सोनिया गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाई, तो 2004 में जब कांग्रेस की सरकार बनी तो फिर उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल पद देने की कोशिश हुई। पता चल गया था कि वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकती, तो एक एनएसी बनाई गई, नेशनल एडवाइजरी काउंसिल। उसका चेयरमैन उनको बनाया गया और कैबिनेट में ये प्रस्ताव आया कि एनएसी के चेयरमैन को किसी भी विभाग की फाइल देखने का अधिकार हो। कैबिनेट रैंक तो दिया ही गया चेयरमैन को, उसके अलावा ये भी प्रोविज़न करने की कोशिश हुई। बीजेपी ने और दूसरी विपक्षी दलों ने इसका घोर विरोध किया, तब ये नहीं हो पाया। लेकिन डी ज्यूरे नहीं हो पाया, डी फैक्टो ये चलता रहा। सोनिया गांधी किसी भी विभाग की फाइल देख सकती थी, किसी भी मंत्री को तलब कर सकती थी, किसी भी फाइल को तलब कर सकती थी, बल्कि उनके यहाँ फाइल जाती थी। ये संजय बारू की किताब पढ़ लीजिए, जो मनमोहन सिंह के मीडिया एडवाइज़र थे। उसके अलावा जो किताबें आई उनसे पढ़ लीजिए, उन सब से पता चलेगा। और बार बार मैं जिक्र करता हूँ नटवर सिंह की किताब का, उससे आपको पता चलेगा कि मंत्रियों की हालत क्या थी। मंत्री कोई भी हो, छोटा या बड़ा, केंद्र सरकार का, बाकी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि का मोहताज था। सोनिया गांधी की कृपा दृष्टि है तो वो मंत्री है, उसकी हैसियत है। कृपा दृष्टि जैसे ही कम हुई या उनकी भ्रकुटी टेढ़ी हुई, उसके लिए मुसीबतों का पहाड़ गिरता था। तो मणिशंकर अय्यर ये जो बात कह रहे हैं, हालांकि मैं मानता हूं कि उन्होंने बड़ी हिम्मत की कि 2012 में सोनिया गांधी को पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा देना चाहिए था, और वो कब तक रही अध्यक्ष आपको मालूम है। अभी मल्लिकार्जुन खड़गे के चुने जाने तक बीच में 1.5 साल का समय था जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे, उसके अलावा वो उस समय तक अध्यक्ष रहीं। तो एक ऐसी नेता जिसके बारे में उसी पार्टी का वरिष्ठ नेता और उस परिवार का वफादार व्यक्ति, वफादार नेता ये कह रहा है कि 2012 में ही उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था, बाकी चीज़ें उनकी योग्यता क्षमता उसको तो छोड़ दीजिए आप, उनका स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि वो पार्टी के अध्यक्ष पद पर बनी रहती हैं। लेकिन वो बनी रही इतने लंबे समय तक।
ये कहता है कांग्रेस के पतन की कहानी। जब आपको पता होते हुए भी कि इसकी वजह से पतन हो रहा है, ये कारण है हमारे पतन का, और उस कारण को आप दूर करने की कोशिश नहीं करते हैं, तो फिर आपको कोई नहीं सुधार सकता, कोई आपकी पुरानी स्थिति को बहाल नहीं कर सकता। तो मणिशंकर अय्यर को ये गलतफहमी भले हो कि अगर 2012 में ये परिवर्तन हुआ होता तो कांग्रेस बच जाती। कांग्रेस का खात्मा तो 1986 में जब बोफोर्स कांड आया था, फिर कह रहा हूँ, तभी से शुरू हो गया था। वैसे कांग्रेस का खात्मा इमरजेंसी के बाद ही शुरू हो गया था। 1980 में इंदिरा गांधी की जीत का श्रेय इंदिरा गांधी को कम है, जनता पार्टी के नेताओं की महत्वाकांक्षा की लड़ाई को ज़्यादा है। उससे लोगों के मन में जो निराशा हुई, क्योंकि 77 में जनता पार्टी को सत्ता में लाकर लोगों की जो उम्मीद थी वो आसमान छू रही थी कि देश में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव होगा, कांग्रेस ने जो कुछ बुरा किया उस सब को ठीक किया जाएगा। वैसा कुछ नहीं हुआ। उससे निराश लोगों के पास और कोई विकल्प नहीं था। तो 1980 में उन्होंने फिर से इंदिरा गांधी को सत्ता सौंप दी, और इंदिरा गांधी की अगर हत्या ना हुई होती 1984 में, तो कांग्रेस 1984 का चुनाव हार जाती। लेकिन फिर वही बात है कि क्या होता तो क्या होता, उसकी बात करने का से कोई ठोस नतीजा निकलता नहीं। लेकिन इतना तय है कि 1984 की जो जीत है कांग्रेस पार्टी की, वो एक सहानुभूति की लहर की जीत थी। वो 1989 में साबित हो गया। राजीव गांधी के रहते हुए, उनके प्रधानमंत्री रहते हुए कांग्रेस बुरी तरह से हार गई, आधी सीटें भी नहीं ला पाई 1984 की तुलना में। तो इसलिए कांग्रेस के पतन का सिलसिला इमरजेंसी से जो शुरू हुआ, उसको कई गुना तेज कर दिया सोनिया गांधी ने पद संभाल कर। पहले बिना पद संभाले और उसके बाद पद संभालने के बाद। भारत जैसे इतने बड़े देश का प्रधानमंत्री किसी की कठपुतली बना रहे, और वो भी 10 साल तक, ये अपने आप में अभूतपूर्व राजनीतिक घटना है। और उसके बाद भी अगर ये गलतफहमी है मणिशंकर अय्यर को कि 2012 में ये परिवर्तन हो जाता तो कांग्रेस बच जाती, कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि कांग्रेस बचना नहीं चाहती। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।